I burnt you by mistake with a cigarette. And you looked at me and said, "Chutiya." अरुंधति रॉय का हमारे साथ होने का सबब है वो है उनकी नई किताब जिसका नाम है मेरी माँ मेरी गैंगस्टर, जिनको मिसेस रॉय कहने की इजाज़त थी, मम्मी मॉम या अम्मा जैसी चीज़ें ये नहीं कह सकती थी क्योंकि she was very, she was a great woman and a cruel woman, you know. आप you are also foul mouths. जब मैं पहले दिल्ली आई थी 16 साल की उम्र में केरला से, मुझे हिंदी नहीं आती थी। हिंदी कैसे सीखा? सिर्फ फाउंडेशन गाली से। ये फोटो जो है इसमें यंग अरुंधति बीड़ी पीते हुए दिख रही हैं। सिगरेट के लिए पैसे नहीं होते थे तो मैं क्या करती थी, मैं किसी और का कोई एक्सपेंसिव सिगरेट पीते थे तो उसका खाली पैकेट लेके उसमें मैं बीड़ी भर के रखती थी और फिर लोग 5 के डब्बे में और फिर लोग वो पैकेट देखे, यू नो, कैन आई हैव अ सिगरेट? आई बी लाइक या श्योर। आखिरी बार बीड़ी कब पिया था अरुंधति आपने? हमारा आवारागर्दी तो अभी बुढ़ापा में भी चल रहा है। कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया अरुंधति की नाउ आई विल डाई इन पीस। ऐसा क्यों लगा आपको? जो आज प्रधानमंत्री है 2002 से अपना छवि बनाता जा रहा था, फाइनली वो पूरा जो फेक इमेज था वो ध्वस्त हो गया और इसीलिए मैं जंतर मंतर जाके खुश हो गई थी। वो प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी मसले को सुलझाने के लिए उनको याद किया जाता है, वॉर रुकवा देते हैं। हाँ, वॉर रुकवा दिया उन्होंने। मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कहीं भी कभी भी एक पब्लिक फिगर, हेड ऑफ स्टेट या इवन प्राइवेट फिगर को इतना जलील किया गया हो। एनएल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। हवा, पानी, दरिया, पहाड़, जंगल, ज़मीन, खुशबू, या कि इस दुनिया, इस कायनात की वो हर चीज़ जिसको आप जिस रूप में महसूस करते हैं, क्या उसी तरह से आप उनको शब्दों में, वाक्यों में, पैराग्राफ में पिरो सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अरुंधति रॉय बन जाते हैं। ये अरुंधति राय की ही एक किताब का एक छोटा सा हिस्सा जिसको मैंने हेर फेर करके यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है। आज हमारे साथ खुद अरुंधति रॉय हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री पर बहुत बहुत स्वागत है अरुंधति आपका। शुक्रिया। तो हम इस बातचीत को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक अपील करना चाह रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में हम आपसे बार बार एक बात कहते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का कोई विज्ञापन नहीं लेता है, न सरकारों से, न किसी कॉरपोरेट से। तो हमारी कोशिश है कि पत्रकारिता को हम सिर्फ अपने पाठक, अपने दर्शक, जो हमारे श्रोता हैं, जो इसको कंज्यूम करते हैं, जो हमें देखते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करें ताकि पत्रकारिता किसी भी तरह के दबाव से आज़ाद रहे, सरकारी और कॉरपोरेशंस के दबाव से। तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर हमारा हाथ मजबूत करें। अरुंधति का इंटरव्यू या इस तरह की तमाम चीज़ें जो हम कर पा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स तमाम हमारे रिपोर्टर देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक पहुंचा पा रहे हैं, उसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, संसाधनों की ज़रूरत है। और जाहिर है वो तभी संभव है जब आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करेंगे और हम इस तरह की अपनी पत्रकारिता को सरकार या किसी भी तरह के दबाव से आज़ाद रखेंगे। तो आज जो यहाँ पर अरुंधति रॉय का हमारे साथ होने का सबब है वो है उनकी नई किताब जिसका नाम है मेरी माँ मेरी गैंगस्टर। इंग्लिश में ये कुछ समय पहले आई थी, मदर मेरी कम्स टू मी, और उसका ये हिंदी अनुवाद है। तो मेरा तो इसको देखकर थोड़ी देर तक मैं कंफ्यूज रहा कि अरुंधति आपकी माँ का नाम मेरी था और इसमें नाम में 2 बार मेरी आया है, लेकिन दोनों इनकी माँ के नाम से जुड़ा नहीं है। मेरी माँ मेरी गैंगस्टर। तो मैं बहुत देर तक कंफ्यूज था कि क्या ऐसा हो सकता था क्या कि मेरी माँ मेरी द गैंगस्टर ऐसा कुछ हिंदी अंग्रेजी का मिक्स टाइप। क्योंकि इस किताब से पढ़ते हुए, गुजरते हुए जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक अलग शख्सियत के बारे में बात हो रही है। तो ये जो किताब है ये
एक मेमोir भी है, बायोग्राफी भी है, ऑटोबायोग्राफी भी है, कई सारी चीज़ें। तो इस फर्मे में रखना हो अगर किसी अरुंधति, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखवाएंगी? देखिए, मैं कैटेगरी में रखने वालों में से नहीं हूँ। हाँ। और मुझे वो तो पब्लिशर्स करते हैं, बुक सेलर्स करते हैं, हाँ। लाइब्रेरीज करते हैं, लेकिन इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ मेमोरी, व्हाट इज़ फिक्शन, व्हाट इज़ इमेजिनेशन, इस सब के बारे में। तो एक सेंटेंस इसमें है कि रीड दिस बुक एज यू वुड अ नॉवल, मतलब जैसे आप उपन्यास को पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। तो कैटेगरी जो भी सोचना है ठीक है। तो इस किताब के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने को, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसा घटा है और उस पर अगर अरुंधति हमारे साथ हैं तो उनसे उनकी राय जान लेना मेरे ख्याल से बहुत लाजमी भी होगा, और हम जैसे लोग पत्रकारों के लिए ज़रूरत भी होगी उसकी। कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया अरुंधति की, नाउ आई विल डाई इन पीस और सेटिस्फैक्शन के साथ, और ये जंतर मंतर आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में बात आई थी। ऐसा क्यों लगा आपको, और ऐसी क्या निराशा थी अब तक? नहीं, निराशा ये थी कि हम लोग, मुझ जैसे लोग तो 2002 से लिख रहे हैं। जैसे हमारा गुस्सा सिर्फ एजुकेशन सिस्टम या एग्ज़ाम लीक का नहीं है, हमारा गुस्सा तो गोधरा और गुजरात का मैसेकर के साथ शुरू हुआ है। और उसके बारे में लिखते लिखते हम लोगों ने देखा कि जो आज प्रधानमंत्री है 2002 से अपना छवि बनाता जा रहा था, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो गया था, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और मुझे और हम लोगों को पहले से समझ आया क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इंटेलिजेंटली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, हैंडल भी कर सकते हैं, और उनको भी पता है, इसीलिए नहीं करते हैं। और जब बाहर तो बस दोस्ती बनी रहे। हाँ, और बाहर जाके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कह क्या रहे हैं। लेकिन और इलेक्शन जीतना हारना से ये जो कंप्लीटली फॉल्स एक छवि था वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन जंतर मंतर में जाके ख़त्म हो गई थी। और वो इसीलिए मुझे लगा कि एक तरह से इट वाज बिगर देन लूजिंग एन इलेक्शन, ऑल्दो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ही लूजेज एन इलेक्शन, लेकिन उसका व्यवस्था तो इन लोगों ने कर रखा है पूरा सिस्टम का, वो तो अलग बात है। लेकिन इसीलिए मैंने ये कहा कि फाइनली वो पूरा जो फेक इमेज था वो ध्वस्त हो गया, और इसीलिए मैं जंतर मंतर जाके खुश हो गई थी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि ये पिछले 20 सालों में करीब ये बात बार बार कही गई कि एक इमेज बिल्डिंग हुई है बहुत बड़े पैमाने पर, और एक हफ्ते में उसको लगभग शैटर कर दिया जंतर मंतर पे आगे बच्चों ने बहुत सारा। तो शायद ये बहुत सारे लोगों को ये बात महसूस हो रही थी, लेकिन आपने उसको इस तरह से एक वो दिया। पर थोड़ा सा जेनजी का जो पूरा आंदोलन है उस पर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, इस पूरी पीढ़ी के बारे में ये बार बार कहा गया कि बहुत लेज़ी है, बहुत अनअवेयर है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर कोई उसके अंदर उत्सुकता नहीं है, डेस्परेशन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपने को एकदम से साबित कर दिया, और जब साबित किया तो हमारे सामने कुछ बातें ऐसी आई कि प्रधानमंत्री जी को लेकर, वो प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी मसले को सुलझाने के लिए उनको याद किया जाता है, बुलाया जाता है,
वो प्रधानमंत्री को वॉर रुकवा देते हैं। हाँ, वॉर रुकवा पापा। दिया उन्होंने। तो उन प्रधानमंत्री जी की छवि को लेकर, उनको लेकर बहुत सारी बातें कही गई जो कि नहीं कहनी चाहिए लड़कों को, बच्चों को, और वो सब उनको कहा गया, गालियों को लेकर गालियां दी गई। मैं ये जानना चाह रहा था कि और इस किताब के जरिए भी ये बात आती है कि आपको भी आपके पिताजी ने जब आपसे बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यू आर ऑल्सो फाउल माउथ्स। तो ये जो एक्चुअली हम सब जानते हैं और हम सब भी कभी बच्चे थे, और एक फेज है बचपन का या टीनेज इयर्स का जब गाली बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। और अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने गाली दी, सवाल ये है कि क्यों दी और क्यों उनमें इतना गुस्सा है। हाँ, सही है। मेरी किताब में भी जैसे मैंने लिखा है कि जब मैं पहले दिल्ली आई थी 16 साल की उम्र में केरला से, मुझे हिंदी नहीं आती थी और हम लोग सब आर्किटेक्चर हॉस्टल में थे, और हॉस्टल के बच्चे मोस्टली नॉन हिंदी स्पीकिंग थे ना, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग वाले डे स्कॉलर्स थे। तो मैं और मेरा एक दोस्त गोलक नाम है, उड़ीसा से थे, और हम दोनों हिंदी कैसे सीखा, सिर्फ फाउंडेशन गाली से। फिर हम लोग अपना भी गाली इन्वेंट करके करते थे। और जब मैं माय पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड जब मैं 2 साल की थी और 3 साल भी नहीं हुई थी, और मेरी माँ असम से, माय फादर वाज बंगाली एंड माय मदर इज़ फ्रॉम केरला, तो हम लोग सब असम छोड़ के वापस केरला आई थी। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा बाप एग्जैक्टली कौन है, और 2-3 फ़ोटो थे बस। और वो मुझे ये पता था कि वो मेरी माँ उनको छोड़ा इसीलिए क्योंकि वो बहुत शराब पीता था। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था मेरा। और फिर मैं खुद घर से फिर भाग गई और अकेली थी दिल्ली में, कॉलेज का फीस काम करके भरती थी। और जब मैं 25 साल की थी तो मेरा भाई ने मेरे बाप को ढूंढ के लाया। वो बहुत ही मुश्किल हालत में थे और वो कोई रेलवे स्टेशन के होटल में था। और फिर मुझे फ़ोन किसी को वो होटल का नंबर दिया, मुझे मैसेज पहुंचाया, और मैं एक मिठाई का दुकान से फ़ोन किया होटल। और फिर वो फ़ोन में आके बोला कि हेलो, आप मतलब इन इंग्लिश, डू यू स्टिल यूज़ बैड लैंग्वेज। तो मैंने कहा मैं 2 साल की थी, तो तुम्हारा मतलब आपका मतलब क्या कि आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। फिर बाद में जब मैं मिला, he said, you know, I burnt you by mistake with a cigarette, and you looked at me and said chutiya. So I said, well, I don't know, it's a good idea to go around burning babies with your cigarette, you know, by mistake, of course. But तो इसमें एक इतना बड़ा बात बनना, ये जंतर मंतर के एक्चुअली ये पूछना चाहिए कि क्यों उनको क्यों इतना गुस्सा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना जो सालों का प्रोपेगेंडा है मोदी जी के बारे में, और जो टेलीविज़न में 24 घंटा चलते, हर फिल्म में धुरंधर और केरला स्टोरी और कश्मीर स्टोरी और सारे सीरियल में जो प्रोपेगेंडा चलते हैं, ये इस जनरेशन ये कैसे बच गए उससे, और कैसा उनका इंडिपेंडेंट थिंकिंग बना। एक तो आपने उनका पूरा फ्यूचर भस्म कर दिया ना। उनके पास ये नीट एग्ज़ाम के प्रोटेस्ट तो नहीं था, मतलब अपर क्लास से लेके मजदूर थे वहाँ पे, सबका फ्यूचर उनको देख ही नहीं रहा है कि आगे हम करेंगे क्या। तो इसीलिए। और अगर मुझे तो सबसे बड़ा गाली ये लगा जब आप
इन्होंने मतलब एक सिंपल सा डिमांड था, एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। दैट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग, मतलब उससे कुछ चेंज होने तो जा नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंड, लेकिन उसको पार्लियामेंट में हीरो बना दिया। उड़ीसा में उनका इतना बड़ा स्वागत हुआ, सारे मतलब मिनिस्टर्स ट्वीट कर रहे हैं उनके फेवर में। आपने इनको इंसल्ट किया, बच्चों को ना, बिल्कुल आपने इंसल्ट किया। और जो मंत्री आया उनका भी पास्ट हमें पता है कि मतलब अगर कोई आदमी बिल्किस बानो के पूरा परिवार को जो मारे थे, जो कातिल मारे थे, उनको रेप किया, उनके बच्चे को मारा, और जब वो जल्दी जेल से छूट के आप खुश हो रहे हैं, ये है नया एजुकेशन मिनिस्टर का जो पास्ट, जो न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ सो इंसल्टिंग। एक बार भी सॉरी नहीं, वो कॉम्पनसेशन नहीं, वो बच्चों के पीछे पड़ा है अभी पुलिस। और रात को आप फ्रेंड्स कहते हैं उनको, कोई राजा प्रजा को फ्रेंड्स कर कहते हैं क्या? कोई शहंशाह फ्रेंड्स कर कहते हैं उन जिनको दबा रहे, जिनका सिर तोड़ रहे, जिनका फ्यूचर ख़त्म किया। व्हाट इज़ दैट इज़ द बिगेस्ट इंसल्ट, नो? मतलब आप इस देश का सारा इंस्टीट्यूशंस को खोखला कर ही दिया, इलेक्शन मशीनरी कैप्चर्ड, सारा इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक ख़त्म कर दिया। अब भाषा को भी खोखला कर रहे हैं आप फ्रेंड्स बोल के। पर ये बहुत ही, आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिज्म है कि जब जैसी हवा बदल गई तो इनके साथ इस तरह से फ्रेंड्स बना लो, और जब हवा दूसरी है तो उनको प्रजा की तरह से दबा दो? ये अपॉर्चुनिज्म तो लगातार देख पाती हैं आप इस पूरे आप मुझे बताइए, अगर इस प्रोटेस्ट में ज़्यादातर मुसलमान होते तो क्या होता? अगर ये सारे मजदूर होते तो क्या होता? अगर वो आदिवासी होते तो क्या होता? अगर वो दलित होते तो क्या होता? मतलब पब्लिकली दलित को फ्लॉग करते हुए हमें देखा गुजरात में। बस्तर में गांव जला के भगाया आदिवासियों को। मुसलमानों को दिल्ली के सड़क में, गुजरात के सड़क में ओपनली मार दिया। आप मतलब कभी आप भूल सकते हैं कि 4 मुसलमान लड़के वो सीए प्रोटेस्ट में मरते मरते उनको लात मार रहे थे, उनको बोल रही थी राष्ट्रगान गाओ, और एक मर भी गया, फैजान। तो ये सारा रील और इंस्टाग्राम और कूल बनने का कोशिश किस लिए है? क्योंकि उनको पता है कि ये उनका कोर कंस्टिट्यूएंसी के बच्चे हैं, इसीलिए ज़्यादातर। और वो बच्चे उनको बाप नहीं समझते हैं, इनको ये समझना चाहिए। और ये मतलब 60s और 70s और 80s वाले टीनेजर्स नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। वो अपना रील बना के लोग हंस के पागल हो रहे हैं। और तो करेक्शन भी हो रहा है उसमें कि इसको इस तरह से थोड़ा बना लीजिए। याददाश्त साफ कर लीजिए। थोड़ा पीछे कैमरे को रख के भी बात हो सकती है, थोड़ा और चीजें, मतलब बहुत सारे करेक्शन भी आ रहे हैं, तो वो इनपुट भी आई एम श्योर कि पहुंच ही रहे होंगे उन तक। नहीं, मुझे नहीं पता है कि कोई भी इनपुट पहुंच रहा है, क्योंकि इतना डरते हैं लोग। हाँ, इतना डरते हैं तो कुछ बुलेट पॉइंट्स तो मिल रहा होगा कि ऐसा कर लो। लेकिन अगर कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कहीं भी कभी भी एक पब्लिक फिगर, हेड ऑफ स्टेट या इवन प्राइवेट फिगर को इतना जलील किया गया हो। बच्चों ने एकदम से। हाँ, और जितना ज़्यादा इन्होंने लोगों को जलील किया, जितना ज़्यादा इन्होंने लोगों को गाली दिया, जितना ज़्यादा गाली हम पार्लियामेंट में सुना, पब्लिक डिस्कोर्स में सुना, अब उसका सम सॉर्ट ऑफ कर्मा, उससे 1000 गुना ज़्यादा वापस वही तो आप जो कह रहे थे उस बात में मुझे तो लग रहा है कि ये बड़ा एक सीधा एक लाइनेज है कि पिछले 10-15 सालों में ये पीढ़ी यंग हुई है,
और इसी 10-15 सालों में सोशल मीडिया का यूज़ भी बढ़ा है और सोशल मीडिया पर गालीबाजी भी बढ़ी है। आईटी सेल ने जिस तरह से नॉर्मलाइज किया गालियों को, लगातार हर, चाहे औरतें हों, चाहे दलित हों, चाहे मुसलमान हो, एकदम से गाली दे देना। गाली क्या चीज़ है? इन बच्चों ने कुछ चीज़ नहीं जलाया, कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल, लड़कियों को नहीं छेड़ा, वो सब था, वो सब आप भूल गए और गालियों पे आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो तलवार लेके आया बाहर और बोला इसको काट दो, इसको बलात्कार कर दो, जो हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को लिंच करके यूट्यूब में वीडियो बना के वोट मांगा, नहीं हुआ ना। वो सब प्यार का एक माहौल था वहाँ पे, भाईचारा का और सिस्टरहुड का माहौल था वहाँ पे। सेंस बहुत कोई लेक्चर नहीं दिया गया हमें, लेकिन वो दिखाया कि एक साथ कैसे, you know, how you should be together, how you should celebrate this diverse country, वो बच्चों ने दिखाया। ठीक है। तो you know, I am so proud of them। तो इस यहाँ से एक और छोटा सा सवाल बस, कि इस आंदोलन पे हम थोड़ा किताब पे भी बात करेंगे, लेकिन इस पे बहुत ज़रूरी है कि ऐसा लगता है कि आपको कि यहाँ से जो शुरुआत हुई है वो किसी तरह के राजनीतिक बदलाव की दिशा में जा सकती है अब, कि वो जो राइट विंग की विक्ट्री परेड चल रही है उसमें किसी तरह का जड़ का रोक लगाने में सक्षम है? इतनी पावरफुल है ये मूवमेंट? मैं ये नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कैसा चेंज नॉर्मली आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली आना चाहिए इलेक्शन के थ्रू। अब इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, ईवीएम का बहुत से सवालें उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर जो एनआरसी का एक अवतार है, उसमें आप पूरा देश का मतलब सिटीजनशिप ही उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने एक वायर के लिए एक पीस लिखा था मैंने, जैसे जन आंदोलन होते थे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का 1950s में, फिर 68 में नक्सल आ गए थे, वो लोग बहुत बड़े मांग कर रहे थे ना, न्याय का मांग कर रहे थे, लैंड टू द टिलर, रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड सील, ये सब उनको कुचल दिया। फिर नर्मदा जैसे आंदोलन उठ गए, वो लोग क्या कह रहे थे, सिर्फ ये कह रहे थे कि जो कुछ आदिवासी, दलित और किसान के पास बचा है वो तो आप डूब में मत लाइए, उनको ख़त्म कर दिया। फिर एनआरईजीए आया, क्या मांग रहे थे, 3 महीने का मिनिमम वेजेस नौकरी, उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर राशन फेंकने लगे, मोदी जी का चेहरा डाल के छाप के सबके, जैसे कि पूरा देश को भिखारी बनाया, वो भी ख़त्म होने जा रहा है अभी। अब हम अपना सिटीजनशिप के लिए लड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें मतलब एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पूरा इलेक्शंस मशीनरी को जब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और ऐसा एक माहौल बना दिया जब पॉलिटिकल चेंज एंड सिस्टेमिक चेंज कैन नॉट कम थ्रू एन इलेक्शन, देन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? What is going to happen? We are not all going to lie down and die, no? And do namaste and lie down at your feet. वो तो नहीं होगा। तो आप ही ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं रात को कि फ्रेंड्स करके, मतलब ये कौन सा इडियसी है? ये थोड़ा अब मैं किताब के ऊपर आऊँगा, लेकिन ये जो पूरा आंदोलन है उस आंदोलन से और इस किताब के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है एजुकेशन। ये बच्चे पढ़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब इस किताब से आप गुजरेंगे तो इसकी जो सेंट्रल थीम जाती है वो एक स्कूल के इर्द गिर्द है, वो पाएंगे आप। और इसलिए इस किताब के बारे में मैं सबसे पहले कवर के बारे में जाना चाहिए। ये फ़ोटो जो है इसमें यंग अरुंधति बीड़ी पीते हुए दिख रही हैं। इसके बारे में आई एम श्योर इसकी कुछ तो हिस्ट्री होगी कवर पे डालने की। इसकी बहुत हिस्ट्री है, इसका भी केस हुआ था मेरे इन पब्लिशर्स के खिलाफ। अच्छा। लेकिन वो छोड़ो, ख़त्म ही हो गया। लेकिन ये फ़ोटो मेरा एक बहुत अजीज़
फ्रेंड है, मुझसे बहुत बड़ा है, अभी ही इज अबाउट 83 और समथिंग, हिज नेम इज कार्लो गुलदरीनी। कार्लो का जिक्र आया है वो। हाँ, इसमें है। तो जब मैं दिल्ली आई थी 16 साल में और आर्किटेक्चर स्कूल में जी पढ़ रही थी, और कार्लो एक्चुअली वो आर्किटेक्ट था और इटली से आके टाउन प्लानिंग करके फिर इंडिया, he was Italian, he is Italian, and he was a anarchist from the 60s, you know. So बहुत ही political, और फिर वो photographer भी था, journalist भी था, और क्योंकि मैं घर से भाग के निकल गई थी, तो मेरा वैसे कोई नहीं था जो मुझे जो मैं हूँ अभी, माय वर्ल्ड व्यू, ये सब एक तरह से कार्लो वाज द पर्सन। यस यस, तो बहुत बड़ा रोल है, और फोटो उन्होंने भी लिया था। अच्छा, तो ये मतलब मुलाकात संयोग से हुई, या कि दोनों, चूंकि यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ रिबेल, छोड़ छाड़ के भागे थे, ही वाज ऑल्सो पॉलिटिकल काइंड ऑफ पर्सन, तो ये मुलाकात रैंडम ऐसे संयोग से हो गई, या कि मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को डिस्कवर किया कि नहीं यार हमारे। I was like I was 16 years old when I was in first year of architecture. I used to hear about these guys, legendary guys. He was also in the same school of architecture, but not in my time, much earlier. I mean, he had studied architecture in Rome, and then he had come here for something. Then he loved it, and he stayed on for most of his life. वो यहीं पे तो वैसे तो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, उसके बारे में मेरा पहला फिल्म है, और वो अजीब सा जगह था जहाँ पे बहुत किस्म के लोग आते जाते थे, और मैं मतलब हिप्पी उस जमाने के मेरा तो थोड़ा, मैं तो थोड़ा थ्रो बैक था, मतलब हिप्पी का जमाना चला गया था, लेकिन मैं शायद उस ज़माने में मुझे पैदा होना चाहिए था, क्योंकि मुझे अभी भी अपना लगता है वो ज़माना, वो म्यूज़िक, वो सब कुछ। और मैं क्योंकि घर छोड़ गई थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं वो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, हॉस्टल भी नहीं, फीस भी नहीं भर पाती थी, मैं स्टोर रूम में रहती थी, फिर फिरोज कोटला में एक झुग्गी में। और कार्लो मतलब ऐसे लोगों, सीनियर लोग भी आते थे कॉलेज में, इसलिए पता नहीं कैसे, और मिल गए। मैं छोटी थी, और मतलब इन दोस्ती तो बन गया इमीडिएटली, और फिर अभी भी है। जैसे मैं रोम गई थी, किताब इटालियन में जब पब्लिश हुआ, उनसे मिला, और हम लोग हंस रहे थे कि हमारा आवारागर्दी तो अभी बुढ़ापा में भी चल रहा है। आखिरी बार बीड़ी कब पिया था अरुंधति आपने? बीड़ी आप पूछो, मैं पीती हूँ। हमारे रिकॉर्डिस्ट साथी हैं अनिल, तो इनको आने से पहले मैंने कहा ये फोटो देख रहे हो अनिल? क्योंकि अनिल हमारे यहाँ पे जो बीड़ी पीते रहते हैं। हमारा एक्चुअली क्या, कॉलेज में सिगरेट के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं क्या करती थी, मैं किसी और का कोई एक्सपेंसिव सिगरेट पीते थे, तो उसका खाली पैकेट लेके उसमें मैं बीड़ी भर के रखती थी, और फिर लोग 5 के डब्बे में और फिर लोग वो पैकेट देखे, कैन आई हैव अ सिगरेट, आई बी लाइक या श्योर, बीड़ी मिलता था उसमें। तो किताब, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अरुंधति की माता जी के बारे में है, और जो कि जिनको मिसेस रॉय कहने की इजाज़त थी, मम्मी, मॉम या अम्मा जैसी चीज़ें ये नहीं कह सकती थी। और ऐसा क्यों था अरुंधति कि आपको मिसेस रॉय ही पूरे लाइफ उनको कहना पड़ा? क्योंकि जब वो मेरे पिताजी को छोड़ के आई थी, उनके पास तो ज़रा सा भी पैसे नहीं थे, और वो काफ़ी बीमार भी थी, एस्थमा भी था। और फिर उनके पास B.Ed था, मतलब एजुकेशन का। और केरला में जब हम पहुंच गए थे फाइनली गांव में,
तो लोग हम मतलब वो बहुत ही एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, सीरियन क्रिश्चियन। मेरी माँ क्रिश्चियन थी और वो किसी बाहर आदमी को शादी किया, फिर उसको डिवोर्स बंगाली किया, से फिर शादी करना। फिर 2 बच्चे लेके आए। तो हमें बोलते थे तो मतलब एकदम से अनटचेबल हो गए सारे बिना मतलब हमें कहते थे एड्रेस, मलयालम में एड्रेस इल्लात पिल्लारे, दैट मीन्स बिना एड्रेस के बच्चे, लोग। ओके। यू नो। और फिर उन्होंने एक स्कूल शुरू किया, लेकिन स्कूल का मतलब कुछ पैसा तो नहीं था। तो एक नियर बाय टाउन जो कोटेम था, कोटेम, हाँ। वहाँ एक रोटरी क्लब थे जहाँ पे लोग मतलब आदमी लोग जाते क्लब थे से। शाम को मिलने के लिए, क्लब जैसा। तो सुबह वो बड़ा सा एक कमरा रेंट में मिला ओके। और हम 6-7 बच्चे थे। हम सुबह जाके झाड़ू पोछा लगा के सिगरेट बीड़ी नहीं, वो लोग सिगरेट पीते थे, विस्की पीते थे, क्लब वाले, वो हाँ, सब लोग जो साफ members करके धो लोग साइड में रख के, हम अपना टेबल और एक ब्लैक बोर्ड रख के, वही था शुरुआत स्कूल जी, का। हाँ। जो मैं स्लाइडिंग फोल्डिंग स्कूल कहती थी, क्योंकि उसको पूरा फोल्ड करके साइड में डालना पड़ता था। शाम को वहाँ क्लब बन जाता था। राइट। और मैं अपनी माँ को मिसेस रॉय, मैं और मेरे भाई कहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाकी बच्चे सोचे कि हम कुछ स्पेशल है, हम बस बाकी बच्चों जैसे हैं। तो मिसेस रॉय हमारे मन में, और फिर जैसे आपने पढ़ा होगा किताब में, हमारे लिए और स्पेशली मेरे भाई के लिए बहुत मुश्किल था Right. क्योंकि शी वाज वेरी आई मीन शी वाज अ ग्रेट वुमन एंड अ क्रूअल वुमन, यू नो। तो हम दोनों बहुत साल के लिए एक दूसरे से बात नहीं करते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम वी यूज्ड टू ओनली कॉल हर शी, यू नो। तो स्कूल का नाम था पल्लीकूदम, और आज की तारीख में वो एक बड़ा स्कूल है, वहाँ का बन चुका है। ये जान के मतलब बहुत बड़ा नहीं है, हाँ। मतलब 300 बच्चे का है, हाँ। लेकिन बहुत खूबसूरत कैंपस है। अच्छा। जो एक बहुत अमेजिंग आर्किटेक्ट ने बनाया हाँ। था, जो नो कॉस्ट आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करता था, और उनको देख के ही मुझे आर्किटेक्चर, लॉरी बेकर। और उनको देख के आपको आर्किटेक्ट स्कूल में जाने का आइडिया आया? हाँ, कि मुझे भी आर्किटेक्ट पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आर्किटेक्चर। तो जब हम इस किताब से गुजरते हैं तो मेरी रॉय के बारे में 2 किस्म की छवियां बनती हैं। 2 किस्म की, 1000 किस्म। बहुत सारी 2 मुख्तसर सी जो बहुत सॉलिड छवि है, जैसे हम लोग अक्सर बहुत लीनियर उसमें जब सोचते हैं कि एक कांस्टेंट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है, एक जो आपने कहा कि बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रांग, बहुत थोड़ा क्रूअल। तो एक तो ये छवि है। दूसरी छवि है कि एक विजनरी है, एक इंस्टीट्यूशन मेकर है, जिसके दिमाग में कुछ दूसरी चीज़ें चल रही है, जो कुछ दूर का देख रहा है कि ये बन सकती है चीज़ें, जो कि बाद में हम स्कूल के रूप में देखते हैं उस पूरे इलाके में जिस तरह से। और ये भी थी ना कि उन्होंने ये ट्रेवेनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट को चैलेंज किया, जहाँ पे जिसमें क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट में औरतों का बेसिकली कोई हक नहीं था। मतलब आप उस टाइम में 5,000 मिनिमम इनहेरिट कर सकते हैं, बाकी और उसके बाद आप तो उन्होंने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया, वो जीत गए और इक्वल इनहेरिटेंस बन गई। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में। तो वो दोनों चीज़ को लेके मेरे ख्याल में यू नो एन अमेजिंग वुमन। तो जो क्रुएलिटी वाला पार्ट आता है, कई बार मैं देखता हूँ गुस्से वाला या उनका एक स्ट्रिक्ट छवि वाला पार्ट, जिसमें रात में भाई पीट रहा होता है, आप सोच रही होती हैं डंडे से कि डंडा टूट गया, और तो ऐसे में कई बार ये होता है कि आदमी दूर हो जाता है। आप निकल गई घर से, भाई क्यों नहीं निकल पाया? भाई क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि मेरे ख्याल में
एक्चुअली मुझे पता नहीं इसका जवाब, मैं सोच रही थी Right. वो एक्चुअली वो मेरे जैसे नहीं है। मतलब मैं बहुत ही रिबल का जो कोसेंट होता है ऊपर नीचे हाँ, हो सकता है। हाँ, और मुझे कोई समहाउ मुझे अगर आप मेरे डिग्निटी को अटैक करेंगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं निकल जाऊंगी, मैं पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था ना उस। और बात ये था कि उस टाइम में हमारे पास घर नहीं था, सिर्फ स्कूल था, हॉस्टल था, सब देखते थे, मारपीट गाली जो कुछ भी होता था सबके सामने, बच्चों के सामने, टीचर के सामने। और फिर क्योंकि मैं आर्किटेक्चर पढ़ रही थी, और एक वजह था लॉरी बेकर, दूसरा वजह ये था कि मुझे पता था कि मुझे जितना भी जल्दी अपना कुछ कमाई करके निकल सकती हूँ तो निकल जाओ। और मुझे पता था कि आर्किटेक्चर ज्वाइन करेंगे, मिल जाएगा सीट एंट्रेंस के बाद, तो फिर फर्स्ट ईयर से भी आप कमा सकते हैं। मतलब कॉलेज के बाद आप किसी के दफ्तर में काम कर सकते हैं। हम ट्रेड फेयर, उन दिनों में ट्रेड फेयर में काम करते थे, साइन बनाते थे, म्यूरल बनाते थे, जो कुछ भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज वो नहीं हो सकते थे ना, क्योंकि आज जो फीस और प्राइवेटाइजेशन और एजुकेशन का जो एक्सपेंस, आज तो मैं नहीं कर पाती जो मैंने उस टाइम किया, क्योंकि वहाँ पे फीस तो मामूली कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा था, मैं कमा के भर सकती थी, इवन व्हेन आई वाज 17, यू नो। और आज जो हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम नीट का लीक हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितने बच्चों को एलिजिबिलिटी है बैठने के लिए, बाकी का क्या हो रहा है? स्कूल में टीचर नहीं है, बाथरूम नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और आप प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। तो जो पहले दलित और ओबीसी और आदिवासी बच्चे JNU जैसे जगह में आ सकते थे, वो भी आप ख़त्म कर रहे हैं, नौकरियां भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो उस ज़माने में मतलब मैं ऐसा, मुझे अंग्रेज़ी आती थी, तो मैं अपने आप को कोई विक्टिम नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी वो कहानी आज नहीं हो सकता है। वो जो स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल में भी कुछ एडवांटेजेस थे शायद। जो जैसे मैं जब पढ़ रहा था कि फिरोज शाह की एक झुग्गी में भी रहने की नौबत थी, या किसी बरसाती में भी रह रहे थे, तो भी आपके पास कुछ कल्चरल कैपिटल जैसी चीज हुआ करती थी, जिसका कि इस्तेमाल साइकिल से इस शहर में, आज तो साइकिल से इस शहर में कोई नहीं कहीं आ जा नहीं सकता। मैं तो निजामुद्दीन बस्ती में रहती थी, और साइकिल को 1 रुपया का किराए में लेके मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में मुझे एक नौकरी मिला थोड़ी दिन के लिए, लेकिन वो सब आज कहाँ हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो मेरा जो अगला सवाल था इससे जुड़ा कि, और उसका ऑपोजिट ये भी है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं था। आजकल ऐसा है, मतलब हमारे कॉलेज में अगर कोई गलती से बाइक में आ जाते, उसका इतना मजाक उड़ाते थे हम, क्योंकि किसी के पास नहीं था, गाड़ी छोड़ो, यू नो, फैंसी क्लोथ्स छोड़ो, कुछ नहीं था, और अच्छे थे मज़े में। एक बंदा मुझे याद है, उनके पास एक मोपेड था, और हम उसको इतना मतलब टीज किया। मैं वो पूरा मोपेड को लिफ्ट में लेके 5th फ्लोर स्टूडियो में उसके डेस्क के पास जाके पार्क किया कि रख लो, यू नो। तब उल्टा था, पैसे वालों का मजाक उड़ाते थे, अब उनका बहुत रिस्पेक्ट होता है। अब पैसे वालों के ही पूछ है, और बाकी तो आपके जो क्लासमेट थे, दोस्त थे, गोलक आई थिंक, गोलक जिन्होंने कहा थैंक गॉड हम अमीर हो गए। हाँ, गोलक मेरा अभी भी मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो पेंटर है, और हम दोनों साथ में ज्वाइन किया था कॉलेज। और मतलब वो भी मतलब अमीर घर से नहीं थे, तो उनके पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी नहीं था,
और हम दोनों साथ में काफ़ी बार ऑफिस में जाके ड्राफ्ट्समैनशिप बाय द आवर वी यूज्ड टू गेट पेड, जो कुछ भी है। और उनके पास एक पता नहीं अभी है कि नहीं, उनके पास एक पर्ची भी है कि डियर गोलक, आई डोंट हैव एनी मनी, कैन यू गिव मी 500 rupees and when I'm rich I'll give you lots. और फिर जब God of Small Things लिखा मैंने, और मुझे तो यकीन भी नहीं था कि एक किताब से कोई भी इतना कमा सकते हैं। और गोलक का रिएक्शन पहला रॉय, थैंक गॉड वी आर रिच। पर्ची याद आ गई कि पर्ची दे रखी थी, तो मैं थोड़ा सा नहीं, वो पर्ची याद की बात नहीं है। हाँ। बात यह कि थैंक गॉड वी आर रिच, क्योंकि सबका है। लाइक ये नहीं है कि थैंक गॉड यू आर रिच, थैंक गॉड वी आर रिच, क्योंकि हम इफ यू आर रिच दैट मीन्स वी आर रिच, यू नो। तो मैं एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा, फिर ये बात जो इसलिए ज़रूरी थी यानी कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो स्कूल जो था कैसे एम्पावर करता था, और उस कल्चरल कैपिटल की बात की इसीलिए हमने की कि बच्चे जो हैं 17-18 साल की उम्र में आकर कोई कोट्टयम से दिल्ली में, जहाँ पर आपकी भाषा नहीं है, आपका खाना पीना नहीं है, सब कुछ 16 साल में 16 साल नहीं, वो लेकिन वो स्कूल के वजह से नहीं, और ना वो कम्युनिटी के वजह से, क्योंकि वो बहुत ही प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है। और मुझे आना पड़ा, मतलब क्योंकि जो हमारे घर में हो रहा था बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो ऐसा तो कोई और ने नहीं किया वहाँ का। लेकिन तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है फिर कि जिसे आप निकल भी रहे थे कोट्टयम से, तो बेंगलुरु जा सकते थे आप, पास में चेन्नई जा सकते थे आप, पास में त्रिवेंद्रम जा सकते थे, कोई ऐसा जहाँ जो ज़्यादा ईजी था कि लैंग्वेज से, कल्चरल से, बाकी चीज़ों से एक सपोर्ट भी मिल सकता था। सीधे 2500 किलोमीटर दूर दिल्ली, जहाँ पर सब कुछ एकदम अनजान है, कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक ऑड चॉइस लगती है कि बजाय आसपास भागता तो आदमी अगर भागा ही तो फिर ऐसी जगह भागा कि वो नहीं, एक्चुअली पहले या स्कूल इम्पोर्टेंट था, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर स्कूल सबसे अच्छा था। और मुझे आई रियली वांटेड टू गेट इन देयर, क्योंकि पैसा नहीं था, फिर भी पैसा नहीं था, लेकिन सबसे पहले क्योंकि उस टाइम, इस टाइम तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम तो बहुत कॉलेजेस में अप्लाई किया था। अच्छा। और मैं फर्स्ट, और साउथ में कॉलेज पहले खुल जाते हैं, तो जिसमें भी अप्लाई किया मुझे एक्चुअली मिल गया। तो पहले मैं मद्रास में कॉलेज में गई, उसमें पूरे वो नन्स और वो क्रिश्चियन था, तो 7 दिन में मैं भाग गई वहाँ से। मैं कह रही हूँ ओह माय गॉड, नहीं रह सकती हूँ मैं। और फिर मैं दिल्ली आई, उसमें लिखा भी है मैंने कि एक और कॉलेज में एडिशन मिला। वहाँ के प्रिंसिपल मुझे बुलाया पहले दिन और बोला कि तुम्हारे जैसे लड़कियों में अच्छी तरह जानती हूँ वगैरह। मैंने कहा अरे यार, मैंने कुछ किया भी नहीं, ये कौन है जो इसने देखा और मुझ में, और मैं खुद नहीं मिल पाई हूँ, उसको मिलना चाहिए, इंटरेस्टिंग लड़की लगती है कि पहले से। और फिर मुझे कॉलेज दिल्ली स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन द मेन थिंग वाज आई वांटेड टू स्टडी आर्किटेक्चर, आई वांटेड टू बी फार अवे, और आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और इसके बाद आप 7 साल तक कोई कनेक्शन नहीं रहा। एक वो जो अंग्रेजी में कहावत है स्टॉकहोम सिंड्रोम, आप बहुत एडमायर भी करती हैं और आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन की भी शिकार रही, फिर भी कहीं कोई जैसे हेट जैसी चीज़ नहीं दिखती, ऐसा क्यों रहा? क्योंकि हमारे यहाँ, और मैं एलकेसी के नज़रिए से इसको थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, इधर बिहार में, यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है अक्सर कि एक एज के बाद बाप और बेटे के बीच में कम्युनिकेशन एकदम ज़ीरो हो जाता है। काम की बातें हाँ ये, यस नो हाँ हो, इससे ज़्यादा बात ही नहीं होती है, क्योंकि उसका बैक बर्डन इतना ज़्यादा होता है।
तो वो चीज़ मैं इस किताब से गुजरते हुए आपका देख रहा हूँ कि कितना बैक बर्डन है उसमें, लेकिन बट यू नेवर स्टॉप योर एडमिरेशन टुवर्ड्स योर मॉम। एक्चुअली इसमें माय ब्रदर एंड आई हैव वेरी डिफरेंट व्यूज़। तो जब किताब का लॉन्च हुआ था केरला में और हम हॉल ढूंढ रहे थे, इस वाली? हाँ, मदर मेरी कम्स टू मी, और हम हॉल ढूंढ रहे थे, वहाँ पे इतने हॉल्स नहीं है कुछ, इनमें एक कॉलेज का हॉल मिला इत्तेफाक से, उसका नाम था मदर मेरी हॉल। अरे वाह। और ये मदर मेरी कम्स टू मी एक गाना का लाइन है बीटल्स का, लेट इट बी, वेरी फेमस, और वो पॉल मैकार्टनी जो गाता है उनका मदर का नाम भी मेरी था। अच्छा। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे 3 मदर मेरी है, एक तो क्रिश्चियन मदर मेरी, जीसस की जो माँ है, पॉल मैकार्टनी की मदर मेरी, और आपकी हमारा मदर मेरी, और तीनों में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरा भाई ने कहा, मैंने भाई को बोला कि यू शुड से व्हाटएवर यू वांट ऑन द स्टेज, यू नो, यू डोंट हैव टू हैव द सेम ओपिनियन एज मी। तो मेरा भाई सिंगर है, सिंगर भी है, उन्होंने वो गाना भी गाया, लेट इट बी। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप यहाँ पे बड़ा मदर मेरी रॉय का मतलब यू कम हियर इन praise of Mary Roy like my sister, but I want you to know that my sister, she's my father's daughter, not my mother's daughter. और वो मतलब एक डिफरेंस है। और डिफरेंस एक तो मेरा भाई को उन्होंने, जैसे आपने बताया, वेरी क्रूअल, मेरे साथ भी वेरी क्रूअल, लेकिन मैं भाग गई और फिर मैं छोड़ दिया ये मटर्नल एक्सपेक्टेशंस। मुझे लगा कि वो औरत है, उनका भी एक कहानी है, उनका पिताजी उनको कितना मारता था। अच्छा। इतना क्रूरता उन्होंने झेला। अपना बैगेज है पूरा। हाँ, अपना बैगेज है। और फिर वो ट्रेडिशनल जजमेंटल सोसाइटी में जाके स्कूल खोला, तो उन्होंने भी बहुत कुछ झेला। तो मुझे लगा कि माँ सिर्फ माँ नहीं होते ना, वो एक इंसान है, एक औरत है, उनका भी कहानी है। और मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बेटी नहीं हूँ। इत्तेफाक से हम माँ बेटी है, लेकिन एक्चुअली उसमें लिखा है पहला चैप्टर में, आई रिटर्न टू हर एज एन इंडिपेंडेंट एडल्ट, एज अ वुमन, एज एन आर्किटेक्ट, एज अ पर्सन हु वर्कड इन मूवीज, एज अ राइटर, यू नो, नॉट एज अ daughter. Because if I expected anything from her, I would have been finished, but I didn't expect anything. मैंने ये पूरा अपने आप को अलग कर दिया कि मुझे वहाँ से कुछ प्यार या ये वो, हालांकि she was very proud of me, और उन्होंने नहीं दिखाया मुझे, लेकिन मुझे पता था। और जैसे आपने लिखा भी है कि वो जब कोई पब्लिक अपीयरेंस ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई ये कह सके कि वो बहुत ही एडमिरेशन से, वो अपने हाथों की उंगलियों को भी ऊपर हल्का रखती थी कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टच हो और बहुत ज़्यादा उसमें कोई गर्माहट महसूस हो। और लेकिन फिर भी उन्होंने, जब मैं छोटी थी, उन्होंने मद्रास से, ब्रिटिश काउंसिल से हर 3 महीने किताबें ऑर्डर करती थी। हमारे गांव में किताब आते थे, 100 किताब, और इतना एक्साइटमेंट। उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं सिखाया, क्या क्या नहीं पढ़ाया। जब मैं छोटी थी, शेक्सपियर, किपलिंग, ये सब मुझे लिखने से पहले मुझे पढ़ के सुनाती थी। तो ये प्यार नहीं है, ये प्यार है, एक वेरी कठोर टाइप ऑफ प्यार। लेकिन थैंक यू, मुझे वो ही चाहिए। मैं समोसा खा के वो वाला प्यार नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए था। मैं कोई यू नो, आई एम फाइन विद इट नाउ, बट आई हैड टू लीव, अदरवाइज आई वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर श्योर। लेकिन मैंने इसीलिए ये कि 2 चीज़ है, एक तो उनका बहुत आस्थमा थी ना, क्या कहते, दमा, और हमेशा मुझे कहती थी कि मैं मर जाऊंगी 3 साल से, तुम क्या करोगे, तुम सड़क पे आओगे, कोई नहीं देखेंगे, ये वो। तो मैं 16 साल तक मैं यही सोचती थी कि अगर वो मर जाती है तो मुझे भी मरना पड़ेगा, यू नो। और 16 साल में वो कट हो गया मेरा। मैंने सोचा कि नहीं मरना पड़ेगा, मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगी, व्हाटएवर। और मुझे लगा कि
इतना एक कॉम्प्लिकेटेड औरत, जब मैं व्हेन आई एम अ राइटर, ऐसा एक औरत जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, पैकेज नहीं कर सकते, उस पर रिबन नहीं डाल सकते, उसको देवी नहीं बना सकते, उसको हैवान भी नहीं बना सकते, ऐसा एक कंप्लीटली अनपैकेज्ड औरत इतिहास में और साहित्य में उनको रहना चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी कहानी को देखने के बाद हम जब रेट्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन कुछ कंसर्न रहे, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने पैरों पर थी, अपने ऊपर थी, और 2 बच्चे थे, और उस स्थिति में उनको ये भी पता है कि उनको बहुत सिवियर अस्थमा है। तो अगर वहाँ पे वास्तव में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, अस्थमा या कुछ भी, तो वो जो इनसिक्योरिटी है, वो बहुत जेन्युइन से इनसिक्योरिटी की इन 2 बच्चों को क्या होगा, तो उनको अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाना या उस तरह की ट्रेनिंग देना, शायद उस अर्ज से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही थी जो बहुत हार्श रूप में दिख रही थी। मतलब वो भी था, सब कुछ मिक्स थे उसमें, 100% वो भी था, लेकिन जो उनके पिताजी ने उनके साथ किया, वो पिताजी का कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, तो सब कुछ था, और हम इसमें जजमेंट नहीं बना सकते, इसीलिए मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड किताब लिखा है। और एक और चीज़, इन जनरल मेल जेंडर से कुछ ज़्यादा वो था? मेरी माँ को ज़रूर थी। उनको। वो तो उनका पिताजी उनको मारा, उनका भाई उनको घर से निकाला, उनके हस्बैंड शराब पी के मतलब बिल्कुल लाइफ ख़त्म कर दिया। तो और फिर ये शहर, छोटा सा गांव, और फिर शहर में आके क्या क्या नहीं झेलना पड़ा मर्द जात से। तो वो बहुत ही बिटर थे, बहुत ही बिटर थे। और मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, क्योंकि मेरी नानी ने बहुत झेला, उनको हस्बैंड मार के पूरा खोपड़ी खोदते, मेरी माँ को इतना झेलना पड़ा। लेकिन मैं एक ऐसा माहौल में बड़ी हो गई जिसमें मर्द था ही नहीं, कोई नहीं था, कोई आदमी नहीं था जिसको जो मुझे मतलब there was no man around। भाई आसपास की उम्र के थे। हाँ, भाई आसपास की उम्र थे, और हम लोग बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज। और मैं फिर अकेली मतलब भटक रही थी दिल्ली में 16 साल से, और मेरा पूरा जो ज़िंदगी है इट्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, यू नो, अ लॉट। और आर्किटेक्चर स्कूल में वैसे ज़्यादातर ओनली बॉयज़, यू नो, हम लोग गर्ल्स तो बहुत कम थे। और मुझे पहले से ही पता था कि मैं कुछ आदमी से झेलने वाला नहीं हूँ, तो मेरा फिल्टर बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा आई हैव कॉर्नर्ड द बेस्ट मैन इन द मार्केट, यू नो। मतलब मेरे साथ आप इतना भी करो ना, ऐसे निकल जाओगे मेरी ज़िंदगी से, मतलब मैं उसमें टाइम नहीं लगाऊंगी। वो जो कुत्ते वाली कहानी है, वो सब बहुत ही क्या कहेंगे, जो मेटाफर के रूप में जो उनका मेल से कहीं हेट थी या दूरी थी, वो निकल के आती है कि उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि वहाँ उनके घर का जो कुत्ता भी है वो भी किसी आदमी से बात करे या कुछ हो। वो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वो सब ना, क्योंकि मेरा भाई को भी पूरा मतलब इंडिया के मर्द जात के सारा जो क्राइम्स है वो मेरा भाई के ऊपर थोपती थी, सारा उधर उनके ऊपर डायरेक्शन चला गया ऊपर। तो उसको छोटा उम्र में यूर अ मेल शोविनिस्ट पिग, और मारना पीटना। और मेरे लिए मैं वो देखती थी, उनका रिपोर्ट कार्ड आया तो रात को जाके उनको इतना मारा, जैसे आपने कहा वो टूट गया। मैं दरवाजे के वो चाबी के उससे देख रही थी, और फिर हम लोग आ गए वापस, और फिर सुबह मुझे आके बधाई दी कि यू हैव एन एक्सीलेंट रिपोर्ट। और मुझे लगा तब से अब तक कि जब भी मुझे कोई प्रेज़ कर रहे, कोई दूसरा कमरे में जो खामोश या क्वाइट कोई पिट रहा है, और अभी ऐसा है दुनिया ना कि खामोश लोग पिट रहे हैं, गाज़ा में भी पिट रहे हैं, खामोश नहीं है लेकिन पिट रहे हैं। और
So मुझे मैं वो it's like that John Berger quote, never can a single story be told as if it's the only one. तो अपना कहानी भी अपना नहीं है, बहुत कहानियाँ, हाँ बहुत कहानियाँ चल रहा है साथ साथ, और अगर आप सिर्फ अपना कहानी देख रहे हैं तो आप एक किस्म का मूर्ख है और बहुत सेल्फ सेंटर्ड फिर हैं। ये कहानी पूरी जो किताब है इस तरह की राजनीति को भी अपने साथ लेकर चलती है। तो इसमें जब आपको नर्मदा की भी कहानी मिलेगी, इसमें कश्मीर की भी कहानी मिलेगी, बस्तर की भी कहानी, हाँ बस्तर की कहानी मिलेगी, और मुझे लगता है कि वो कहानियाँ जो वॉकिंग विद जेल के भी कहानी जेल जाने की भी कहानी है। अच्छा, वहाँ से भी आदमी कुछ सीख के आता है कैसे रिश्ते बनाकर। दोस्ती की जो कहानियाँ आपने बताई, वो वाली दोस्ती नहीं जो मोदी जी आधी रात को माई फ्रेंड्स, इसीलिए मुझे वो शब्द का अपमान हो गया था। हाँ, जब उन्होंने फ्रेंड्स का, फ्रेंड मेरे ख्याल में उनके पास एक भी फ्रेंड नहीं होगा। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके वास्तव में कोई या तो सबऑर्डिनेट्स हैं। मैं एक्चुअली पटना में अभी थी, हाँ। और कुछ स्कूल के बच्चे से बात कर रही थी, और मैंने उनसे बोला कि आपको पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कि हमें सब पता है कि आप नफरत किस चीज़ से और किन लोगों से करते हैं, पर प्यार किससे करते हैं? साहित्य से करते हैं, शायरी से करते हैं, पेड़ पौधे से करते हैं, जानवर से करते हैं, क्राफ्ट से करते हैं, म्यूजिक से करते हैं? नहीं, मतलब कुर्सी पैसा छोड़ के क्या किस चीज़ को आप प्यार करते हैं? कभी भी नहीं दिखता है। वो तो नहीं। सो सैड। कोई मिलता भी नहीं जो बता सके कि हाँ हमने साथ में गुल्ली डंडा खेला था। नहीं, क्लास में बैठे थे, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे साथ में। वो ऐसा सब्जेक्ट है कि वो बहुत कम लोग पढ़े हैं इस देश में, तो मिलते ही नहीं है कम पढ़े लिखे लोग। मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था कि अरुंधति, ये जो नर्मदा की बात हुई, नर्मदा को आपने इतना आगे जाकर वो किया, सपोर्ट किया, चीज़ें बदलती नहीं हैं तब बहुत निराशा होती है। जैसे अभी इस समय हम देख रहे हैं केन बेतवा को लेकर ऐसा एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि अंदर से आपको तोड़ देता है। लोग फांसी के फंदे लगाकर, चिताएं सजाकर, मतलब बहुत ही जो डार्क साइड है जीवन का, जिसको लोग देखना नहीं चाहते। कोई चिता पर बैठना नहीं देखना चाहता खुद को, कोई फांसी पे लटका हुआ खुद को नहीं देखना चाहेगा। वो सब वहाँ पर हो रहा है केन बेतवा के बेसिन में, घाटी में, जहाँ पर कि अब नदी के नाम पर वो सब हो रहा है। बदला नहीं है कुछ उतने सालों से, रुकता नहीं है। बस्तर में क्या हो रहा था, मतलब कितने गांव को जला के लोगों को भगा रहे थे। तो यही मैं कह रही हूँ ना कि नर्मदा में या बस्तर में या केन बेतवा में जो लोग सब कुछ खो दिया, फिर जाके नोएडा का वर्कर स्ट्राइक ले लो, मारुति वर्कर स्ट्राइक, वो पानी अब मिडिल क्लास के नाक तक पहुँच गए। तो ये आंदोलन हमें दिख रहा है। लेकिन वो पूरा बांध, मतलब मेटाफोरिक बांध, और जो पानी भर रहा है वो एक ही वर्ल्ड व्यू का है ना, एक ही वर्ल्ड व्यू का है। क्योंकि समझना नहीं चाहते, मतलब अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ इतने बड़े आंदोलन होते हैं, लेकिन ये लोग सब, इसीलिए इस किताब में मैंने लिखा कि क्लाइमेट चेंज का जो वो फ्रेज इन्वेंट होने से पहले लॉरी बेकर, वो आर्किटेक्ट वहाँ था, वो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कर रहा था, और हमें कोई ज़रूरत नहीं था ये बड़े बांध और इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग। जैसे मैंने कभी लिखा कि सेसेशन, अलगाव जो मूवमेंट है, सबसे सक्सेसफुल वही है जो मिडिल क्लास और अपर क्लास आसमान में पहुंच गए, और वो सब एक बन गए, दुनिया के अपर क्लास, मिडिल क्लास, और वो ऊपर से नीचे देख के कहते हैं कि हमारा पानी तुम्हारे नदी में क्यों है, हमारा तेल तुम्हारा डेजर्ट में क्यों है, हमारा लकड़ी तुम्हारा जंगल में क्यों है, हमारा खदान तुम्हारे होमलैंड के नीचे क्यों है, वो सब हमारा है। और वो जो वर्ल्ड व्यू है, इसीलिए अगर हम लोग, जैसे मैंने ऑफ कोर्स हमारा जातिवाद के बारे में भी बहुत लिखा है, लेकिन अगर आप
जो जातिवाद ठीक से समझते हैं, अगर वो पूंजीवाद नहीं समझते हैं, हाँ। और जो पूंजीवाद ठीक से समझते हैं वो जातिवाद नहीं समझते, तो हम I say we are like going to keep swimming around like fish in a fish tank, ना? कहीं पहुंचेंगे नहीं। हाँ, कहीं नहीं पहुंचेंगे। नहीं, ट्रेडमिल की तरह वो चलते बॉम्ब रहेंगे। करते लेंगे वो ग्लास वॉल को। बिल्कुल। लेकिन पूरा ये जो हो रहा है, मतलब पहाड़ में पूरा जंगल काटे फिर बोते, असम में बाढ़ है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, क्यों नहीं होगा? आप 4 लेन हाईवे बना रहे पहाड़ में, ग्लेशियर मेल्ट हो गए, है ही नहीं वहाँ पे पानी लद्दाख में। बिल्कुल। मतलब कोई चीज़ का समझ नहीं है। तो ये आंदोलन और एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन अच्छा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। पूरा कितने बड़े पैमाने पर चीजें हो रही हैं। पूरा व्यवस्था को चेंज करना होगा, और ये इलेक्शन मशीनरी को कैप्चर करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ हिंसा और अराजकता और पूरा पब्लिक प्रोटेस्ट मिलेगा। क्योंकि आगे जो आ रहे हैं, जो जॉब लॉसेस है, जो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी है, जो पानी ख़त्म हो रहा है, आपका आईक्यू नहीं है इन चीज़ों को डील करने के लिए, नहीं है। और अब राम मंदिर को भी लोगों ने उस पे डकैती कर लिया। तो मतलब क्या है बाकी? कुछ भी नहीं। ठीक बात। एक छोटी सी चीज़ पे फिर से मैं वापस आना चाहता। कभी इन तमाम चीज़ों पर जब आप देख रही थी, क्योंकि आप जब एडल्ट हो गए, मैच्योर हो गए, आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने लगी कि दरअसल वो जो कर रही थी वो उसका एक लार्जर गोल था, एक स्कूल खड़ा करना, उस इलाके में खड़ा करना एक स्कूल जो कि उन बच्चों को, खासकर महिलाओं को, जो एम्पावरमेंट वाला एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है उसमें, जो ब्रा का वो लेके आती हैं, कैसे स्टीरियोटाइप्स तोड़ के और उसको फिर नॉर्मलाइज किया जाता है चीज़ों को, इसमें बार बार वो आता है। जब ये चीज़ें हो गई तो कभी उसके बाद आपकी एलकेसी के साथ कभी बैठ के अकेले में क्योंकि आप दोनों बहुत क्लोज है जैसा दिखता है, कभी उनको लेकर उनकी अनुपस्थिति में डिटेल में बहुत बात हुई? अफेक्शन तो दिख रहा है, जैसे जब वो बीमार होकर उनके घर में पड़ी हैं और आपके प्रति एक उस भावना में है कि इसने मुझे वेंटिलेटर पे डलवा दिया या हॉस्पिटल में डलवा दिया, जो भी किया, जिस भी वजह से उनका गुस्सा रहा हो, तो कह रहे कि इनको भगा दो आज ही, बट ही सेड कि यू कैन गो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शी विल नॉट। कभी बात हुई उनके बारे में दोनों भाई? 100% हमारा तो ज़्यादातर उसी के बारे में बात होती है, क्योंकि तो ये बातें आती थी जो उसका डिस्टर्बिंग पार्ट है वो आती थी। हाँ, अच्छा। नहीं, जब हम छोटे थे और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता था, तब हम बात नहीं करते थे, कभी भी नहीं। हाँ। मतलब जैसे मैंने कहा कि हम शी कहते थे, और हमें पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और वो भी बहुत सस्पिशियस थी और हमें अलग रखना चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी दोनों मेरे खिलाफ षड्यंत्र साजिश न हो। तो ये किताब में वो है ना कि मैं जब सेकेंड ईयर कॉलेज से जब घर आ गई और बहुत बड़ा हंगामा हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे लोगों के सामने जलील किया, और फिर हम लोग दोनों वी वर सिटिंग ऑन दिस स्टेप्स डाउन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और वो चिल्ला रही थी मुझ पर, और suddenly my brother came and sat and he just turned to me and said, doesn't she sound like that person in The Exorcist? वो फिल्म थी ना, Exorcist, जहाँ पे कोई किसमें भूत चढ़ता है, वो बोले तो बहुत चिल्लाती थी। और वो पहले बार मैंने देखा उनको और कहा कि what the hell? और फिर मैंने उनको बोला कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगी घर, मैं जाऊंगी। उसने कहा तुम क्या करोगी, कैसे गुजारा करूँ मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन मैं कभी नहीं आऊँगी वापस। और नहीं गई वापस 7 साल बाद। और फिर वो मुझे कोई पुराना मैगज़ीन में मेरा तस्वीर देखा जब मैं वो मैसी साहब में काम किया था, और उसने फिर NFDC को फ़ोन किया और फिर प्रदीप कृष्ण का नंबर लिया, और
फ़ोन करके फिर मेरा बाप को जाके ढूंढा और फिर दिल्ली लाया। वो कोई घटिया सा रेलवे होटल, स्टेशन वाला होटल में थे, पहाड़गंज में। हाँ पहाड़गंज में। और फिर मिला वो। उसके बाद 7 साल कभी हम दोनों में बात नहीं की, क्योंकि उस टाइम तो सेल फोन नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, घर भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट। तो मिकी रॉय जो आपके फादर थे, उनसे तो आपकी मेमोरी ऑलमोस्ट निल रही 2 साल से लेके 25 साल की उम्र तक। बट एलकेसी को हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ आती रहती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था मुझसे। अच्छा, तो और उनको वो शायद ना, जब पहले बच्चा हुआ था शायद दोनों में कुछ प्यार हुआ था, पहला बच्चा था मेरा पिता माता के बीच में कुछ तो प्यार का याद था जो मेरा भाई को वल्नरेबल बना दिया। मुझे याद ही नहीं था, कोई ऐसा था ही नहीं, मेमोरी कोई था नहीं, मतलब मुझे कोई था नहीं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि कोई मुझे प्यार, मतलब किसी का ड्यूटी है मुझे प्यार करना। तो जिस तरह से किताब में उनका जिक्र आपने किया है, इट वाज समटाइम्स साउंड वेरी फनी। तो बट ओवरऑल आप जब वो दोबारा मिले तो एलकेसी तो बहुत एक्साइटेड थे, बट यू सीम्स नो एक्साइटमेंट, नथिंग। नो, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेन किया था कि ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है वगैरह, यू नो। और इसीलिए शायद हम दोनों में यही फ़र्क था ना, कि मेरा भाई ने सोचा कि अगर माँ नहीं प्यार करती तो बाप तो करता है, और मैं सोचा नोबडी, यू नो। अब ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। मैं तो कहीं और पहुंच गई थी इन समय नार्किक वर्ल्ड की। मुझे नहीं चाहिए कोई परिवार, बच्चा, मम्मी डैडी नहीं चाहिए, लेकिन उनको चाहिए था मेरा भाई को, और उनके पास है थैंकफुली। लेकिन एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैं अपने आप को इसीलिए बचाया क्योंकि मैंने अपना माँ को और अपना बाप को मेरे मन में कैरेक्टर्स बना दिया, यू नो। तो मुझे याद है कि जब मैं जाती थी केरला और बहुत कुछ होता था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और मैं किसी को फ़ोन करके दिल्ली में आई हैव टू टर्न इट इनटू अ फनी स्टोरी, यू नो, लाइक हाउ कैन यू लाफ एट दिस, जैसे कि मैं भी कोई कैरेक्टर हूँ, वो भी कोई कैरेक्टर है। तो ऐसे ही मैंने अपने आप को बचाया। तो आखिर में मैं उस किताब के ऊपर आना चाह रहा हूँ जिसका नाम है द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स पे। तो उस किताब के आने की जो प्रक्रिया रही, उसमें एक बार फिर से मिसेस रॉय ने बहुत समझदारी दिखाते हुए अपने को हॉस्पिटल में पार्क कर लिया। तो हॉस्पिटल में पार्क कर लिया, और वहाँ पर बाकायदा उन्होंने 3 बार 4 बार जितना बार उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए उसको स्क्रूटनी कर सकती थी, कर लिया उन्होंने। और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये किताब उस तरह से भांडा नहीं फोड़ती है। तो उनको क्या उम्मीद थी, या कोई मन में संशय था कि ये, और अगर वो मन में था तो आज अगर मिसेस रॉय होती और तब उसका ये पूरा कहानी है कि वो फिर हॉस्पिटल से वापस आके मुझे बुलाया, मतलब मैं केरला में थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें एक सीन के बारे में, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में, उपन्यास में एक सीन है जिसमें 2 जो जुड़वा बच्चे हैं, एस्ता और राहेल, वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए याद करते हैं, और वो जैसे बड़े हो जाते, जायंट्स जैसे, लड़ते लड़ते वो दोनों बच्चों को बोलते कि तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। एक दूसरे शी सेड तुम्हें ये कैसे याद है? तो मैंने कहा मुझे याद नहीं है, ये फिक्शन है, ये कहानी है, ये इमेजिनेशन है। और उन्होंने कहा नहीं, ये सच है। और सच्ची में मैंने सोचा कि मतलब मुझे कोई इस चीज़ का याद नहीं था, यू नो, इसीलिए मैंने कहा कि से आ रहा है कहीं, लेकिन हाँ, और इसीलिए मैंने लिखा कि यू नो, मेमोरी एंड इमेजिनेशन, वी आर ऑल अ सूप ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, सो रीड दिस बुक लाइक अ नॉवल, यू नो। लेकिन आपका जो सवाल है कि आज अगर वो होती तो कैसे रिएक्ट करती, अगर आप
ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि डिपेंड्स ऑन द डे ऑफ द वीक, मंडे में एक रिएक्शन, ट्यूसडे में दूसरा, सुबह में एक, शाम को दूसरा। लेकिन मैंने इनके रिएक्शन के लिए नहीं लिखा है ये किताब, इसीलिए लिखा एक तरह से मैं अपनी माँ से कभी बात नहीं कर पाई, कभी भी, एक बार भी, क्योंकि अगर कोई सीरियसली बात करना शुरू करती, मैं आस्मा, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं सुनना, तो ये है मेरी, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद हर, यू नो। 7 साल बाद मिलने पर भी 1 घंटे के अंदर ही वो सारी चीजें खत्म हो चुकी थी और फिर से पुरानी ढर्रे पर लौट आए। तक उन्होंने कभी मुझे नहीं पूछा कि क्या हो गया, क्यों चली गई, कैसे गुजारा किया, कैसे कॉलेज खत्म किया, नहीं, वो अलग ही किस्म की थी। अच्छा, मैं ये चीज, मतलब मुझे लगता है कि उस किताब, उसके बारे में पूछना मेरे दिमाग में आके पूछ लेना चाहिए। ये अभी भी हैं वो जो रिश्तेदार हैं जिनको ये लगता था कि सीरियाई क्रिश्चियन और परवन 2 अलग अलग प्रजातियां हैं और इनके बीच में किसी तरह का संबंध संभव नहीं है, अभी भी है। और ये जो सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो जितना ही कास्टिस्ट है, जितना मतलब नहीं क्लासेस, और जितना हिंदू है, उनके अलग अलग गिरजाघर होते हैं, एक दूसरे को शादी नहीं करते हैं, वो सब है, तो वो है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इसलिए शॉकिंग लगा मुझे कि मतलब जैसा अरुंधति ने शुरू में ही बताया कि उस दौर में, उस 50s 60s में, जब जहाँ 100% लिटरेसी है, वहाँ पर इस तरह की सोच वाले लोग भी हैं जिनको अभी भी ये लगता है। लिटरेसी की बात नहीं है ना, ये एक बीमारी है हमारे समाज में, सबसे बड़ी बीमारी। और इसीलिए मुझे कभी हंसी आता है, कभी मैंने भी ये गलती की है कि हम मेजॉरिटेरियन रूल कहते हैं, जो अभी हो रहा है, जो हिंदू मेजॉरिटेरियन रूल कहते हैं, एक्चुअली सदियों से माइनॉरिटी रूल है ना, रूलिंग कास्ट्स का एक है ना, वो तो छोटा माइनॉरिटी है, जिसमें मतलब वेदर इट्स इन पार्लियामेंट, वेदर इट्स इन द जुडिशरी, वेदर इट्स इन द मीडिया, जहाँ भी देखो वही लोग हैं। तो इट इज अ माइनॉरिटी रूल, really, not a majoritarian rule. It's a minority rule that has convinced the majority that they are ruling but they are not. तो कोई जो मेमोयर है या बायोग्राफी होती है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी की मांग करती है, और इस किताब से गुजरते हुए इसमें आपको ऐसे अनेक पल आते हैं जब आपको लगता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होकर लिखी गई है। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग जब आत्मकथा, बायोग्राफी, ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो उतने ईमानदार रह नहीं जाते। कई बार तो वो अपनी मतलब प्रशंसा के गीत बनकर रह जाते हैं, तारीफ़ों के। वो जैसे एक वाक़या हमारे सामने आया था, एक प्रोफेसर तुलसी राम थे, उन्होंने JNU में प्रोफेसर थे इंटरनेशनल स्टडीज़ के। उन्होंने मुर्दहिया और मनकर्ण के नाम से 3 हिस्सों की अपनी बायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। पर उसमें उन्होंने उस तरह से ईमानदारी नहीं दिखाई कि गांव में रहते हुए बड़े गरीब दलित बैकग्राउंड से आ रहे थे, और पूरी कहानी ज़बरदस्त उनकी है, इंस्पिरेशनल है। लेकिन वो चीज़ कि गांव में रहते हुए जो गरीबी के दिन थे, जहाँ पर भयानक जातिवाद से उनका सामना हुआ, जो अपर कास्ट थे, राजपूत और ब्राह्मण, उससे उनका उस पूरे समुदाय का कितना सप्रेशन था, ये सारी चीज़ें निकल के आई। इसके बावजूद उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि गांव में रहते हुए उनकी एक शादी हो गई थी जिसको वो छोड़ के आ गए थे दिल्ली, और अंत तक वो पूरी किताब में उसका कहीं जिक्र नहीं आता। और वो जाते जाते अंत में इसका जिक्र आया जब वो दिल्ली आ गई, उनके मेरे ख्याल से डेथ के 2-3 साल पहले यहाँ आई, और फिर उसके बाद तब जाके उन्होंने किसी तरह से एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी पत्नी है। तो ये सारी चीज़ें होती, कई बार लोग बहुत अपनी कुछ ऐसा पास होता है जिसको कर नहीं पाते। तो उस लिहाज से ये किताब बहुत ही ईमानदार है। और दूसरी चीज़ जो इस किताब के बारे में मुझे कहना है वो ये कि इसका जो हिंदी संस्करण है, प्रभात सिंह ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। उनके बारे में ये 2 बातें ज़रूर कहना है कि अंग्रेज़ी जिसकी पहली भाषा है, उसको
अंग्रेजी वाला संस्करण यानी मदर मेरी कम्स टू मी पढ़ते हुए जितना मिठास, जितनी रिदम का एहसास होगा, हिंदी संस्करण, हिंदी जिसकी पहली भाषा है, उसको हिंदी संस्करण पढ़ते हुए उसी तरह की रवानगी मिलेगी, उसी तरह की धारा मिलेगी। इतना बढ़िया इसका ट्रांसलेशन है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। और ये हम सब की एक चाहत भी रहती है कि अरुंधति कुछ लिखें, तो हम लोग सब लोग पढ़ें। ये नई चीज़ है। मेरी माँ मेरी गैंगस्टर हिंदी के रूप में बहुत बहुत शुक्रिया अरुंधति, आपने इसको लिखा और ये किताब हम लोगों ने पढ़ी है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ वो चीज़ें जो हमारे समय के बड़े चुनिंदा बड़े सवाल हैं, जो राजनीतिक सवाल हैं, जिनसे आप लगातार वो करती आई हैं, चाहे वो नर्मदा का मसला रहा हो, चाहे वो कश्मीर का मसला रहा हो, चाहे वो बस्तर का माओवाद का मसला रहा हो, इन तमाम मुद्दों पर, उस तरह के तमाम मुद्दे आज भी हैं और बहुत सारी चीज़ें इस देश में हैं, उस पर आप ज़रूर लिखती रहें ताकि हम लोग उसको पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया so much। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।